हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं बिजनौर यूपी से सिद्धांत राजपूत जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं सिद्धांत से और जानते हैं उनका सफर इस एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का। स्वागत करती हूँ सिद्धांत आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सिद्धांत, कैसा लगता है जब किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और उस लिस्ट में आपका नाम है? मैम, ये चीज़ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब आप एक चीज़ के पीछे लगे होते हैं काफ़ी टाइम से एंड देन आपको फाइनली उस चीज़ में वो चीज़ मिल जाती है, तो आपकी जो फीलिंग्स होती है वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। सिद्धांत, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा क्या ग्रेजुएशन रहा है, क्या पढ़ाई रही और फिर कैसे बैंक की तरफ इंक्लिनेशन हुआ? मैम, एक्चुअली मैंने बैचलर ऑफ साइंस में ग्रेजुएशन की हुई है और उसके बाद मैंने गुड़गांव में 2 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब की थी एंड देन 2019 में मैंने वहाँ से अपनी जॉब क्विट करके और मैं बिजनौर अपने होम टाउन वापस आया था अपनी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने। स्टार्टिंग में मैम मुझे ठीक गाइडेंस नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से मैं डिफरेंट एग्जाम्स में अपीयर होने लगा था और उस समय मुझे नहीं समझ में आ पा रहा था। बट देन लास्ट ईयर का आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लैरिकल ये सारे एग्ज़ाम देने के बाद मुझे बैंकिंग का जो सिलेबस लगा वो बाकी एग्ज़ाम से काफ़ी अच्छा लगा और उसमें काफ़ी मुझे इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ एंड देन उसके बाद मैंने 2021 के स्टार्टिंग से मैंने प्रॉपरली सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देने शुरू किए। सिद्धांत, आप 2 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपने काम किया है, उसके बाद फिर बैंक की तरफ आए। वो एक जी ट्रिगर पॉइंट क्या था कि जॉब छोड़ के फिर बैंक की तरफ आपने तैयारी शुरू कर दी? मैम, एक्चुअली इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली मेरी कंपनी में मेरी टीम में एक मेरा कलीग था, उसका बैंकिंग एग्ज़ाम में वो उसने क्लियर किया था, तो मैंने जब उससे बात करी तो मुझे एक बैंकिंग सेक्टर को लेके काफ़ी अच्छा मेरा इंटरेस्ट हुआ। लेकिन फिर जब मैंने सारी चीज़ें देखी तो स्टार्टिंग में मैंने एसएससी की भी तैयारी की थी मैम। बट वो जो चीज़ थी कि एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के क्लियर करने के बाद आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, तो मैंने उस पॉइंट को देख के अपनी जॉब क्विट करके और गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टार्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सोचा। यानी कि कहीं ना कहीं आपका एक दोस्त है जिसने इंस्पायर किया और आपको इंसाइट्स दिया एक्चुअली बैंकिंग एग्जामिनेशन क्या है। सिद्धांत, जब आप जॉब जी छोड़ के आए तो काफी सारा प्रेशर भी होता है कि आप एक अच्छी खासी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, फिर आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठ रहे हैं जहां पॉइंट पॉइंट से सिलेक्शन रुक जाता है, तो कुछ एड ऑन प्रेशर था? मैम, एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैं जॉब छोड़ के आया था मैंने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ये डिसीजन अपना बताया था, तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके। बट काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने एक बार मुझे सोचने पे ये मजबूर किया कि मेरा डिसीजन ठीक था कि नहीं था। बट मैंने उन सारी चीज़ों को छोड़ के मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दिया मैम। पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं पूरी जर्नी में, तो उस वजह से मुझे काफ़ी ऐसा ज़्यादा प्रेशर कभी फ़ील नहीं हुआ। सिद्धांत, आप अभी जैसे मेंशन कर रहे थे कि कुछ दोस्त थे जो आपको ऐसा मजबूर कर रहे थे कि डिसीजन को रीथिंक किया जाए, और आपने जी, सही किया कि यू स्टिक टू व्हाटएवर यू प्लान्ड, और आज उसका रिजल्ट जी, हम सभी के सामने है। जी। तो सिद्धांत, जब आप आए और बैंक के बारे में जाना, तैयारी कैसे शुरू की, क्या स्ट्रैटेजी बनाई? मैम, मैंने लास्ट टाइम आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दिया था, तो वो सिलेबस सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसका सिलेबस काफ़ी मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया। फिर जब मैंने यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करी तो मुझे बैंकिंग में क्वांट्स के लिए और रीज़निंग के लिए तो ज़्यादा प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्वांट्स पहले से मेरा थोड़ा-सा ठीक है। बट मैम, इंग्लिश में और जनरल अवेयरनेस सेक्शन में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने उस पे काफ़ी वर्क किया था। मैंने काफ़ी सारे सोर्सेज़ फ़ॉलो किए थे इंग्लिश के लिए और जनरल स्टडीज़ के लिए। बट फाइनली जनरल स्टडी के लिए तो मुझे आई एम रियली थैंकफुल टू स्टडी आईक्यू, जिसमें गौरव गर्ग सर ने ही इज़ एन अमेजिंग टीचर। उन्होंने जिस तरीके से करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का इन सब चीज़ों का सिलेबस कंप्लीट कराया है, मैम, उस चीज़ में मुझे काफ़ी हेल्प मिली है उस चीज़ से। अभी आपने जैसे मेंशन किया कि स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी, किस तरीके से आपकी जर्नी में साथ रहा? प्रीलिम्स, मेंस, हाउ डिड इट एक्चुअली हेल्प यू इन द फाइनल एग्जामिनेशन? मैम, जैसे मैंने बताया मुझे क्वांट्स में और रीजनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी स्टार्टिंग में,
बट जो मेरा सबसे वीकेस्ट सेक्शन मैं बोलूँगा वो जनरल स्टडीज़ को ही बोलूँगा मैं। उसमें मैंने स्टार्टिंग में अलग अलग सोर्सेज फॉलो किए, बट उन सारे सोर्सेज के बावजूद भी मैं मेंस एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहा था। तो फिर मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि एक बार स्टडी आईक्यू पे गौरव गर्ग सर का करंट अफेयर्स का कोर्स आप लेके देखो और उससे तैयारी करके स्टार्ट करो। तो मैम मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा गौरव गर्ग सर को, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं और आपने उनकी वीडियोस का अगर अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, तो जब आप एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं तो आपको लिटरली फील होता है कि गौरव गर्ग सर आपके साइड में बैठे हुए हैं और उनकी आवाज़ आपके कानों में गूंजती है मैम। तो जिस तरीके से वो जिस तरीके से वो कंप्लीट कराते हैं अपना पूरा कोर्स करंट अफेयर्स का, मैम दैट इज़ सेकंड टू नन, ही इज़ सेकंड टू नन। सिद्धांत, आपने जैसे मेंशन किया, इट शोज दैट स्टडी आईक्यू हैज बीन अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर जर्नी। बट मैं ये समझना चाहूंगी कि आज इतना सारा यूट्यूब चैनल है, इतने सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो फिर क्यों गौरव सर का पेड कोर्स सब्सक्राइब किया? मैम एक्चुअली ये यूट्यूब पे काफ़ी सारे फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, बट मैंने मैम कहीं ना कहीं नोटिस किया है कि जो जो सोर्सेज होते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के फील्ड में आपको आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एन एग्जांपल कोई अगर सोर्स है मैम, तो उसका अगर स्पेशलिटी उसकी पॉलिटी में है या किसी साइंस वाले बैकग्राउंड में है, तो वो उसी के करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। एंड देन गौरव गर्ग सर मैम वो सारी चीज़ें कवर करके चलते हैं, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स या कोई अवार्ड्स हो या कोई न्यू डिस्कवरी हो किसी चीज़ की। इवन मैंने देखा है मैम जिस तरीके से छोटी छोटी स्पीशीज़ की डिस्कवरी होती है, गौरव गर्ग सर उसको भी अपने वीडियो में प्रोवाइड करवा देते हैं, जिससे आजकल एग्जाम में मैम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और ये सिर्फ गौरव गर्ग सर के ही वीडियो से आपको सारी चीज़ें मिल पाती हैं एक ही जगह पे। तो सिद्धांत, जैसे आपने बताया कि इट इज अ कंसोलिडेटेड एंड अ वेरी फोकस्ड अप्रोच इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। यस मैम। सिद्धांत, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कहते हैं एक साथ करनी चाहिए, आपने भी यही जी। स्ट्रैटेजी ऑप्ट की थी? अब मैम एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में जब नोटिफिकेशन आया था उससे पहले ही मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था आईबीपीएस क्लैरिकल में, तो मैं इसका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया था। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा अपनी प्रेपरेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आया। मैंने स्टार्टिंग में मैम कुछ दिनों मेंस की तैयारी करी, फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए अपना टाइम दिया, क्योंकि प्रीलिम्स में आपके कॉन्सेप्ट इतने डीपली चेक नहीं होते हैं, सिर्फ आपकी स्पीड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मैंने मैम गौरव गर्ग सर को तो मैंने रिलीजियसली फॉलो किया है स्टार्टिंग से ही। उसके बाद मैंने जब प्रीलिम्स की तैयारी करी तो उसमें मुझे इंग्लिश में काफ़ी ध्यान देना पड़ा था। एंड देन जब एक बार प्रीलिम्स का आप पेपर दे देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो जाता है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एग्ज़ाम में मैम प्रीलिम्स में आई थिंक आई हैड 96 अटेम्प्ट्स, तो मुझे लग गया था कहीं ना कहीं कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से मैंने बिना पीछे मुड़े मैंने सिर्फ गौरव गर्ग सर को फॉलो किया, क्योंकि जो जनरल स्टडीज़ है वही आपका मेंस में सिलेक्शन करा सकती है। तो मेंस में मुझे इस तरीके से मैम मैंने फॉलो किया। सिद्धांत, जो पिछले भी अटेम्प्ट्स रहे हैं उससे क्या सीखा, क्या गलतियां नहीं करनी है? मैम गलतियां सबसे पहले ये नहीं करनी है कि आपको सिर्फ आपका टारगेट प्रीलिम्स नहीं है, आपका टारगेट फाइनल जॉब सिलेक्शन लेना है आपका टारगेट। तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे देता हूँ, फिर उसका रिजल्ट देख लेता हूँ क्लियर होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद मेंस की तैयारी करूँगा। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ऐसा ही करा था आईबीपीएस पीओ में, जिस वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। एंड इस बार मैंने प्रीलिम्स की प्लस मेंस की तैयारी एक साथ अपनी शुरू करी थी। एंड मैम जनरल स्टडीज़ पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मोर और लेस क्वांट्स और रीजनिंग में सबके सेम अटेम्प्ट्स और सेम आंसर्स रहते हैं, बट जनरल स्टडीज़ ही आपको एक एज दिला सकती है, एक लीड दिला सकती है बाकी कैंडिडेट्स पे। तो इसकी तैयारी आपको शुरू से करनी चाहिए। सिद्धांत, आप क्वांट और रीजनिंग की बात करें, एक ऐसा स्टेज आता है जब आपको लगता है कि आपको काफी चीजें आ रही हैं और जी जी। एक वो ओवर कॉन्फिडेंस कह लें या फिर एक रेजिस्टेंस कह लें कि अब नहीं करना है, तो ये कितना सही कितना गलत आपके हिसाब से है? मैम अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं क्वांट में या रीजनिंग में परफेक्ट हो चुका हूँ, क्योंकि क्वांट्स एंड रीजनिंग इट्स दीज सब्जेक्ट्स आर ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपकी अगर जहाँ भी प्रैक्टिस 10-15 दिनों के लिए छूटती है तो आप उसमें वापस से आपको स्पीड गेन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपका ये हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के हिसाब से क्लियर हो सकते हैं, लेकिन आपको स्पीड मेंटेन रखने के लिए मैम प्रैक्टिस करना
ज़रूरी है, उसके लिए आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो रिवीजन किस तरीके से आप करते थे, क्या टारगेट्स बनाते थे? मैम रिवीजन के लिए मैंने सबसे पहले तो मैं जो मेरा वीकेस्ट सेक्शन था जनरल अवेयरनेस, उसी की मैं बात करूं तो मैं गौरव गर्ग सर के डेली के जो करंट अफेयर्स के वीडियोस आते हैं वो फॉलो करता था। एंड देन मैम रिवीजन के लिए जो गौरव गर्ग सर की वर्ल्ड फेमस 300 की सीरीज है उसको मैंने फॉलो किया था, क्योंकि उसमें मैम आपको हफ्ते भर के महीने की 4 वीडियोस प्रोवाइड होती हैं, मतलब एक हफ्ते की एक। तो अगर आप डेली उनके करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं और उसके बाद आप एक बार 300 का या 2 बार 300 का रिवीजन कर लेते हैं तो मैम दैट इज आई थिंक मोर देन इनफ, उससे बाहर नहीं आता है। इंग्लिश में मैम मैंने स्टार्टिंग से ही ग्रामर पे काफ़ी अपना फोकस किया था, क्योंकि मेरा ग्रामर सेक्शन थोड़ा सा कमज़ोर था। रीडिंग मैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपको एक ही कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है, लेकिन पैसेज आपको मेंस में कभी कभी 2 या कभी कभी 3 भी देखने को मिल जाते हैं छोटे छोटे। तो इंग्लिश में मैम रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैथ्स में मैम मैंने पहले तो अपने छोटे छोटे स्पीड के हिसाब से स्पीड अपनी मैंने बढ़ाई प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। एंड देन जब आपकी स्पीड एक बार एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाती है तो उसके बाद आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं मैम, क्योंकि मेंस में काफ़ी डीप क्वेश्चंस और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग में सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने होते हैं आपको उसके बाद। सिद्धांत, आपने बहुत सारी चीजें शेयर की। एग्जामिनेशन साइकिल प्रीलिम्स और मेंस के बीच बहुत कम समय होता है, उसमें किस तरीके से ब्रश अप करना है, क्योंकि कैसे नोट्स बनाए रहते हैं तो उसको रिवीजन करना है? मैम स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो आपको जब भी नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि नोटिफिकेशन से पहले ही आपकी तैयारी जो होती है वो पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो आपको स्टार्टिंग में अपनी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना चाहिए। फिर जब आपका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने में करीब 20 या 25 दिन बचते हैं या महीना भर बचता है, तो आपको 15 से 20 दिन मेंस की प्रिपरेशन को देने चाहिए बीच में। उसके बाद मैम जब आपको दिखता है कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट 10 दिन या 15 दिन बाद आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, फिर आपको मेंस से अपनी तैयारी शिफ्ट करके प्रीलिम्स पे जाना चाहिए और वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की अपनी स्पीड डेवलप करनी चाहिए। एंड देन एक बार आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा ये वाला, फिर तो मैम उसके बाद पूरा मेंस का ही प्रिपरेशन करनी होती है। तो आई थिंक ये साइकिल एकदम परफेक्ट रहता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सिद्धांत, और भी जानना चाहूंगी कि जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट कैसे लगाने चाहिए, वीकली मॉक टेस्ट और हर दिन मॉक टेस्ट? प्रिपरेशन के फर्स्ट डे से ही आपको अपनी नॉलेज और अपनी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना चाहिए, आपने कैसे किया? मैम मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना इज़ आई थिंक नॉट द सॉल्यूशन। बल्कि आप मॉक्स भले ही थोड़े कम लगाएं, लेकिन उनको एनालिसिस उनका बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए आपको, क्योंकि मैम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाने में इतना फ़ायदा नहीं मिलता है जितना कम मॉक्स लगा के उनको एनालाइज करने में मिलता है। आई हैव सीन इट कि जिस तरीके से मैं मॉक्स देता था उसके बाद मैं स्पेशली उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करता था जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा होता था तो इसका मतलब मैंने वो क्वेश्चन अपनी नॉलेज के बेस पर उनका आंसर टिक किया होता था, बट अगर वो गलत हो रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में मेरे अभी प्रॉब्लम है। तो मैं मैम उस उस तरीके से करता था कि मॉक्स तो मैं डेली एक लगाता था मैम, लेकिन उसको एनालिसिस करने के लिए मैं 2-2 3-3 घंटे काफ़ी अच्छे डीपली एनालिसिस करता था उसका। और मेंस के मॉक्स तो मैम आपको आई थिंक 2 या 3 दिनों में एक ही मॉक लगाएं चाहे, लेकिन उसको एनालिसिस बहुत डीपली करना चाहिए, क्योंकि मेंस के मॉक्स काफ़ी बढ़िया होता है मैम। सिद्धांत, स्पीड और एक्यूरेसी का कैसे सामंजस्य बनाया जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन में क्या माइंडसेट होना चाहिए? जो स्पीड और एक्यूरेसी की बात करें तो स्पीड और एक्यूरेसी बैंकिंग एग्जाम के लिए तो मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे ऐसे थे जिन्होंने आईबीपीएस क्लरिकल का एग्ज़ाम दिया था, बट थोड़ी सी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम की वजह से उनके अटेम्प्ट काफ़ी थे, मगर थोड़ी सी एक्यूरेसी की वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ मैम आपकी दोनों की दोनों चीज़ें मॉक्स देने से ही आपकी इम्प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि आप अगर टाइमली मॉक्स लगा के देते हैं, टाइम के साथ मॉक्स देते हैं,
तो आपकी स्पीड भी मेंटेन उसमें हो जाती है, साथ साथ में आपकी एक्यूरेसी का भी आपको पता चल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत, हमने आपसे काफी सारी चीजें जानी। आप जी कुछ फाइनली कुछ टिप्स सजेशन सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? मैम, सजेशन में जो एक चीज़ बोलना चाहूँगा वो यही है कि आप अलग अलग एग्ज़ाम को फॉलो करने की जगह पे अगर आप एक ही एग्ज़ाम को टारगेट करके और उसी के लिए प्रिपरेशन पूरे मन से करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आपको अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है जॉब पाने के लिए। आप एक ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें, लेकिन मन से करें। और बैंकिंग एग्ज़ाम मैम, आज की डेट में बैंकिंग एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा पंक्चुअल एग्ज़ाम होते हैं। तो अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं और तो आपको ईज़िली मतलब कम टाइम में जॉब जो प्रोवाइड करा सकते हैं वो बैंकिंग एग्ज़ाम ही करा सकते हैं। तो सिर्फ़ एक चीज़ को टारगेट करके मैम प्रिपरेशन करनी चाहिए। Thank you so much, Siddhant, for joining us in this interview session for all those valuable inputs. We wish you good health, good luck, and the entire team wishes you uh, amazing career ahead. Thank you.